तो इस सीरीज के 5वें लेक्चर में स्वागत है आपका। टॉपिक चल रहा है रिबेलियंस एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। ये पार्ट 3 है इस सीरीज का। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ लेना, जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। इवन आपके भाई बंधु सखा में तो किसी को भी जरूरत हो पर्सनल काउंसलिंग की, इन दैट केस यू कैन कनेक्ट विथ मी व्हाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। हर वीडियो में जिसमें भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है बताता ही हूँ, तो होपफुली आपको मालूम होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि मुझे अपने ज्ञान का यहाँ पे प्रदर्शन नहीं करना। जैसे इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि उस क्वेश्चन को अगर बेयर मिनिमम नॉलेज से करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसलिए अप्रोच जो डेवलपमेंट हो रहा उसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखता हूँ मैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इधर है मूवमेंट्स, इधर है मास बेस, मतलब किसके लिए वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो एवरीबॉडी चार, इधर भी चार। तो सबको पता है उल गुलर, जिसका मतलब होता है टोटल रिवॉल्ट। क्या होता है टोटल रिवॉल्ट? इसका मतलब होता है वो मुंडाज ट्राइब के लिए लड़ा गया था, राइट। तो डी का तीसरा होगा। तो डी का तीसरा देखो ऑप्शन ए और बी में है, मतलब 50-50 पे अपन पहुंच गए। या तो ए होगा या तो बी होगा। अब सत्य शोधक समाज बाई ज्योतिबा बाई फूले जी कुनवी पिजेंट्री, जो कि महाराष्ट्र की एक ट्राइब्स है, उनके लिए पिजेंट्री है, उनके लिए है ना था क्या सत्य शोधक समाज। दैट्स वाई सी का हो जाएगा 4। अब सी का 4 किसमें है? ऑप्शन बी में है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहां से हमें पता चल गया कि बारडोली सत्याग्रह में कलिप राज थे, और तेभागा में जो मार्स बेस थे वो थे कौन? बर्गरदास। बोलो एकदम क्लियर। अब डिटेल में देख लेते हैं सब्जेक्ट की और भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है वो हमें पता चल पाए। तो ये देखो, बारडोली सत्याग्रह की बात करें तो लेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ? गुजरात में। किसके लिए? कलिप राज के लिए। ठीक है, क्या थे? एक पीजेंट्री मूवमेंट था। तेभागा मूवमेंट की बात करें, लेड बाई किसान सभा फॉर फेयर शेयर क्रॉपर्स, जिसको बर्गरदार्स भी बोलते हैं। कहाँ? बंगाल में। ओके, सत्य शोधक समाज बाई ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले अपलिफ्टेड कुनबी पिजेंट्री। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उलगुलन आपको मालूम है, बिरसा मुंडा बेनिफिटेड दी मुंडा ट्राइब इन झारखंड। कई बार हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं बड़े, कुछ और इंफॉर्मेशन समझते हैं। तेभागा मूवमेंट की बात करें तो 1946-47 में ये हुआ था। इन दी अर्लियर 19th सेंचुरी फ्लुएंट पीजेंट्स कॉल्ड जोतेदार, उनको क्या बोला जाता था? जोतेदार गेन्स प्रोमिनेंस इन बंगाल। They amassed vast land holding, controlled local market or dominated money lending, exerting power over poor cultivators. जोतेदार ने क्या किया? कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ बंगाल, एम्प्लॉयड शेयर क्रॉपर्स। बर्गरदार्स को उन्होंने एम्प्लॉय किया, हु कल्टिवेट लार्ज एग्रीकल्चर एरिया एंड हैंडेड ओवर हाफ ऑफ द हार्वेस्ट टू जोतेदार। अब देखो, ते भागा तीन भागा, इसको मैं समझा देता हूँ कि वो क्या करते थे जोतेदार्स कि हाफ जो भी प्रोडक्शन होता था उसका आधा हिस्सा रखते थे। लेकिन बर्गरदार ने ये कहना स्टार्ट किया कि नहीं नहीं, हम आधा हिस्सा आपको नहीं देंगे, 1/3 आपको देंगे और 2/3 अपने पास रखेंगे। यही इशू था तेभागा मूवमेंट के लिए। देख सकते हैं इन लेट 1940s बर्गरदास चैलेंज द सिस्टम डिमांडिंग टू पे ओनली 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप तेभागा मूवमेंट के बारे में और जानकारी कि ऑल इंडिया किसान सभा ने इसको लीड किया था। पीजेंट विंग ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। इनिशियली पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड, लेकिन इट ग्रीव व्हेन द बंगाल बर्गरदास टेम्परेरी रेगुलेशन बिल इनकॉर्पोरेटेड देयर डिमांड इन जनवरी 1947. Police at the behest of the Jotedar suppressed the sharecroppers, leading to a decline in the movement by March 1947. Despite government promises, bill was not immediately passed. It was only in 1950 that the bill was finally enacted into law. समझ रहे हो? 1946-47 का मूवमेंट, लेकिन जब कब जाके हुआ बिल पास? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1893 में देयर अकर्ड अ स्प्लिट इन द आर्य समाज ऑन द इशूज ऑफ। क्या इशूज थे? 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन कौन से सही। मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज्म, बिल्कुल सही है, ये एक इशू था। कास्ट सिस्टम एंड विडो मैरिज, बिल्कुल नहीं। शुद्धिज ऑफ कन्वर्ट्स, ये भी नहीं। एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ये भी था। तो पहला और चौथा करेक्ट है एवरीवन, सी हो जाएगा। पूरा डिटेल में मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आर्य समाज स्प्लिट हुआ 1893 में ओवर मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज्म और एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन। अब कास्ट एंड विडो मैरिज वेर नॉट मेजर इशू। अब ध्यान से समझो,
कि द महात्मा ग्रुप लेड बाय महात्मा हंसराज वाज वेजिटेरियन और सपोर्टेड संस्कृत एजुकेशन, जबकि कल्चर्ड पार्टी लेड बाय स्वामी श्रद्धानंद वाज मीट ईटिंग और सपोर्टेड एंग्लिसाइज्ड एजुकेशन। ध्यान रहेगा इतना, दोनों के दोनों लीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वेर वेल नोन एज चैंपियंस ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, लेकिन चौथा जो आनंद कुमार स्वामी जी थे ना, वो एक फिलोसफर थे। ठीक है, तो चौथा नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं डिटेल में सबके बारे में। इस सिस्टर सुब्बू लक्ष्मी जी की बात की जाए, वाज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेनिस्ट हु played a key role in the development of women's education in India. She founded the श्रद्धा सदन इन चेन्नई। श्रद्धा सदन कौन फाउंड किया था? सिस्टर सुब्बू लक्ष्मी। ध्यान रहेगा आपको, तो एक कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। बेगम रोकिया सखावत हुसैन जी की बात की जाए, वाज अ बंगाली राइटर, सोशल रिफॉर्मर और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर यूटोपियन नॉवेल जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम। ठीक है, और शी फाउंडेड द महिला समिति विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन इन बंगाल। क्या? महिला समिति ध्यान में रखना है, सुल्ताना ड्रीम ध्यान में रखना है, और बेगम रोकिया सखावत हुसैन जी को ध्यान में रखना है। बोलो, इतना ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन की बात की जाए, इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में भी, कि ही फाउंडेड सेवरल स्कूल फॉर गर्ल्स एंड ही वर्क टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। आनंद कुमार स्वामी जी की बात करें तो वाज एन आर्ट हिस्टोरियन, फिलोसफर और क्रिटिक, और ही डिड नॉट वर्क स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन। पता ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान है, नॉट ट्रू है फॉर द ब्रह्मो समाज। इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफेलिबल। नहीं, इन्होंने कहा ना तो वैदिक स्क्रिप्चर्स, ना तो कोई इंसान इनफेलिबल है, सब के सब फेलिबल है। बोलो क्लियर है क्या? ये फिर स्टेटमेंट किसने बोला था? वैदिक समाज ने बोला था, है ना, सॉरी आर्य समाज ने बोला था, जो कि 1875 में बनी थी। मैं ब्रह्मो समाज की बात करें तो 1828 में। होपफुली ये डेट सारे आपको याद होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतनी बार अपन रिपीट करें। बोलो हाँ, तो पहला ही गलत हो जाएगा, गलत पूछा था, ऑप्शन ही हो गया। बाकी देख लेते हैं। इट अपोज्ड आइडियोलेट्री, बिल्कुल सही बात है, आइडियल की पूजा मत करो। वन गॉड पे एम्फेसाइज किया, मोनोथिज्म, और साथ में इट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मीडिएशन ऑफ प्रीस्ट। बिल्कुल कि मिडल मैन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अगर वर्शिप करना चाहते हो गॉड को, डायरेक्ट करो, मिडल मैन को इन्वॉल्व मत करो। तो ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही, गलत पूछा था, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत डिटेल में पता ही है ना, सारा कुछ बता ही दिया। कब फाउंड किया था ब्रह्मो समाज को? राजा राममोहन राय ने 1828 में। और ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा, मैंने बता ही दिया सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान दें, नॉट ट्रू पूछा है। फॉर द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की। पहला, इट वाज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया। बिल्कुल, न्यूयॉर्क यूएसए में फाउंड आउट किया गया था, है ना, मतलब फाउंडेड इन न्यूयॉर्क यूएसए, और ऑब्वियस आउटसाइड इंडिया ही हो गया। इट एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन, बिल्कुल ठीक है। इट रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एकदम। इट वाज साइलेंस ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बिल्कुल नहीं एवरीबॉडी, साइलेंस नहीं था, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मतलब कि वन ऑफ इट्स एजेंडा वाज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है क्या? तो इसलिए गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत हमसे पूछा था तो हमारे लिए डी हो गया। देखो ध्यान से, कहाँ पे? फाउंडेड इन न्यूयॉर्क सिटीज, कब? 1875 में, बाई हेलेना पेट्रोवना ब्लावास्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट और विलियम क्वान जज। दिस सोसाइटी स्टेट गोल इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है क्या? ओके, आगे ध्यान में रखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कलन ऑलकॉट फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में 1875 में, देख ही लिया हमने। और इंडिया में कब वो आ गया? 1879 में। और सोसाइटी रीलोकेटेड इट्स हेडक्वार्टर टू अद्यार नियर मद्रास, इंडिया, कब? 1882 में। एनी बेसेंट जो है played a crucial role in popularizing theosophy in India or became a valuable member. Theosophy was a philosophy that merged mysticism, spiritualism or metaphysics, drawing heavily from the Buddhism or Hindu thought. Society aimed to foster unity and brotherhood among its members. बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Who among the following founded the हिंदू धर्म सभा? ध्यान रहे, हिंदू धर्म सभा है। अभी हमने पहले पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था हिंदू महासभा, जो कि 1915 में हरिद्वार में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, लेकिन और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय साहब ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें हिंदू धर्म सभा का, तो इसको किसने किया था? राधाकांत देव जी ने किया था। और आई थिंक
ये हुआ था, देख लेते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ, राधाकांत देव जी ने किया था 1830 में, ध्यान रहेगा क्या, बहुत पहले ये हो गया था। तो राधाकांत देव फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन कलकत्ता इन 1830। द मेन पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज टू अपोज द करंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लेड बाय द प्रोमिनेंट फिगर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डिरेजू। अब राजा राम मोहन राय के बारे में इतनी सारी चीजें देख ली, फिर से देख लेते हैं, सदैव जितनी बार रिपीट होगा उतना हमें याद होगा, बोलो हाँ ना। ओके, राजा राम मोहन राय वाज ए सोशल रिफॉर्मर एंड द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कब बनी थी? 1828 में। He supported Western education and culture and advocated for the abolition of sati and other social evils। अच्छा, सती कब अबालिश हुई थी? जरा बताना मेरे को कमेंट में, अभी के अभी, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर जी की बात किया जाए, वाज अ बिजनेसमैन एंड अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट। He was a close associate of Raja Ram Mohan Roy or supported his reformist idea. He also promoted Western education and trade in India। वहीं पे केशव चंद्र सेन जी की बात की जाए, वाज अ रिलीजियस लीडर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ही वाज ए मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज और लेटर फाउंडेड हिज ओन सेक्टर। क्या नाम दिया उसको? नव विधान। ही एडवोकेटेड फॉर वुमेन्स राइट, एजुकेशन और सोशल सर्विसेज। ध्यान रहेगा इन सब के बारे में, इतनी सारी चीजें। गुड। तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए तो इसको किसने स्टेब्लिश किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था 1839 में। ध्यान रहेगा। चलो, फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली बता के मैं आगे बढ़ रहा। देखो ध्यान से, तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए तो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, कब? 1839 में। ध्यान रहेगा ये सारी चीजें। द गोल ऑफ सभा क्या था? वाज टू प्रमोट अ मोर रेशनल और ह्यूमनिस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म बेस्ड ऑन द उपनिषद। सभा पब्लिश्ड अ जर्नल जिसको नाम दिया तत्वबोधिनी पत्रिका। was a major forum for the discussion of religious or philosophical issue। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? अयोध्या क्या था? था क्या? बिल्कुल नहीं। आगरा था, दिल्ली था, कानपुर था। ये तीनों के तीनों तो बहुत फेमस है। अयोध्या बिल्कुल नहीं फेमस है। क्यों? क्योंकि उस समय वो वहां पे सप्रेस कर दिया गया था स्टार्टिंग में ही, तो वहां पे कोई भी रिवॉल्ट का सेंटर नहीं हुआ। तो इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। देखो ध्यान से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ पे स्टार्ट हुआ? मेरठ में। कब? 10 मई 1857 में। ये एग्जैक्ट डेट भी पूछा है किसी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग दिल्ली, आगरा, कानपुर और बहुत सारी जगह था। ऑब्वियस है, लखनऊ है ना, जगदीशपुर, बिहार, बहुत सारी जगह। अयोध्या वाज नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सिटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब ऑफ अवध हु वाज अ लॉयल एलाई ऑफ ब्रिटिश। उस समय क्या थे? वो लॉयल एलाई थे ब्रिटिश के। द नवाब सप्रेस एनी अटेम्प्ट at rebellions in Ayodhya and the city remained calm throughout the revolt। ठीक है। Okay, next question। Consider the following statement about आजमगढ़ proclamation। ठीक है, आजमगढ़ proclamation के बारे में बताना है। दो स्टेटमेंट। पहला, declaration by the rebels of 1857। बिल्कुल ठीक है। The statement by the leaders of underground movement इन दी रिवॉल्ट ऑफ 1942। अब भाई एक बात बताओ, या तो ये सही होगा या तो बी सही होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टाइम में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, बोलो हाँ ना। तो इसलिए कॉमन सेंस के बेसिस पे आप बोल देते कि सर सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो अभी मैंने बता दिया ए होगा, तो इसका मतलब बी नहीं हो सकता, तो बी गलत है, ए सही है। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रिफर्स टू द डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स ड्यूरिंग इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जिसको सिपाही म्यूटनी या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है डिफरेंट हिस्टोरियन द्वारा। दूसरा गलत है, मैंने बता ही दिया क्यों गलत है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में और जानकारी ध्यान दीजिएगा। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वाज ऑथर्ड मोस्टली बाय फिरोज शाह, द ग्रैंडसन ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन द सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली बाय द दिल्ली गजेट कब? 29 सितंबर 1857 को। The manifesto provides a detailed list of the different grievances of different sections of the society against the unjust colonial rule or asserts the ability of the Mughals to establish their suzerainty over India। ठीक है क्या? ओके, और बाकी इंफॉर्मेशन भी है उसके बारे में। और इसका रीजन क्या दिया उन्होंने कि द ऑथर रीजन दैट बोथ हिंदूज और मोहम्मदन्स मतलब मुस्लिम्स आर बीइंग रून्ड under the tyranny and oppression of the infidel and treacherous, hopefully pronunciation मेरा ठीक हो, है ना, treacherous English, समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें आजमगढ़ डिक्लेरेशन में थी। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा आगे के लिए इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, क्यों लिखा था। जनरिक आइडिया तो आपको ऑब्वियस है, अब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, दी और आज का अवध है ना, मतलब उस टाइम का अवध
किसान सभा established in 1920 failed to bring under its wing any किसान सभा। बिल्कुल गलत। बहुत सारे किसान सभा जैसे बहराइच किसान सभा, गोरखपुर किसान सभा, वो सारे के सारे है ना उसके अंदर में आए, समझ रहे हो क्या, सपोर्ट करने के लिए। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, दी और किसान सभा आस्क्ड द किसान्स टू रिफ्यूज टू टिल बेदखली लैंड, है ना। क्या होता है समझाता हूँ। नॉट टू ऑफर हरी एंड बेगार, क्या होता था, एक टाइप का फोर्स लेबर होता था। क्या क्या, हरी एंड बेगार, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। पहला गलत दूसरा सॉरी, पहला गलत दूसरा सही, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, पहला गलत दूसरा सही, ठीक है। अब समझो ध्यान से। पहला गलत इसलिए है क्योंकि औध किसान सभा डिड ब्रिंग अंडर इट्स विंग सेवरल अदर किसान सभा, जैसे कि आजाद किसान सभा ऑफ गोरखपुर, किसान सभा ऑफ फैजाबाद और किसान सभा ऑफ बहराइच वेर ऑल एफिलिएटेड टू दी औध किसान सभा। दूसरा सही है, क्यों, क्योंकि औध किसान सभा आज दी किसान टू रिफ्यूज टू टिल बेदखली लैंड, है ना, नॉट टू ऑफर हरी एंड बेगार। अब बेदखली लैंड क्या था पहले समझो। तो ऐसी लैंड जो टेकन अवे फ्रॉम द किसान्स बाय द लैंडलॉर्ड्स, है ना। और हरी और बेदखली बेगार क्या थे, फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर थे। ध्यान रहेगा क्या है सारी टर्मिनोलॉजी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा विच मेड इन विजयवाड़ा 1944 वाज, तो जो प्रेसिडेंट थे उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट सहजानंद सरस्वती जी थे विजयवाड़ा 1944 में, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा कब, 8th सीजन इन विजयवाड़ा इन 1944। फॉर्म कब हुआ था आपको मालूम होना चाहिए, 1936 में। और कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में, वाज फॉर्म्ड इन 1936 इन लखनऊ, बता ही दिया। और ऑल इंडिया किसान सभा इज ऑल्सो नोन एज अखिल भारतीय किसान सभा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी वाज द हेड ऑफ द सभा। द सेक्रेटरी ऑफ दिस एसोसिएशन कौन थे, एन जी रंगा। द मोटिव ऑफ द इंडिया किसान सभा क्या था, ध्यान से देखो। पहला, टू अबोलिश द जमींदारी सिस्टम, प्रोवाइड फ्री लैंड टू एग्रीकल्चरल एंड अदर रूरल लेबरर्स, और इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट टू रेज द रूरल मासेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और टू पुट एन एंड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अदर रूरल लेबरर्स। बोलो, ध्यान में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्ट्रगल वाज एन आउटकम ऑफ ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी। क्या ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी का कौन सा स्ट्रगल आउटकम था, तो ये था एवरीबॉडी फुलगुरी धावा, जो कि 1861 में हुआ था, ठीक है। अब कहाँ पे हुआ था, आसाम इंडिया में हुआ था 1861 में। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो मजबूर करते थे ओपियम उगाने के लिए, ठीक है। ओपियम पॉपी प्लांट्स, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड में था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इसी के अगेंस्ट में फर्स्ट ऑर्गेनाइज पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसका नाम दिया गया फुलगुरी धावा। ध्यान रहेगा। ओके, अब बाकी चीजों के बारे में देख लेते हैं जो ऑप्शन में था। पहला, बिरसेट उलगुलन की बात की जाए, जो कि 1899 से 1900, कई बार देख चुके हैं। क्या होता है उलगुलन का मतलब, टोटल रिवॉल्ट। उसके लीडर थे बिरसा मुंडा, है ना। और मुंडा स्ट्राइक के लिए कहाँ पे, आज के झारखंड के रीजन में, है ना। और अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। पबना रिवॉल्ट की बात करें 1873 में हुआ था, कहाँ पे, बंगाल में। और एक एग्रीगेरियन अपराइजिंग था दैट अगर्ड इन बंगाल इन 1873। ध्यान रहेगा इतना। मराठा पीजेंट अपराइजिंग की बात करें 1875 का, तो डेक्कन राइट्स इसको बोलते हैं। क्या, मराठा पीजेंट अपराइजिंग को डेक्कन राइट्स भी बोलते हैं। 1875 में, कई बार हमने देख लिया पहले वाले लेक्चर में। 19th सेंचुरी का डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया में हुआ था। इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन प्रैक्टिसेस, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताओ कौन कौन से है। पहला, नहीं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में 4 स्टेटमेंट है, बताओ करेक्ट कौन कौन से। पहला, इट बिगेन एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिंह सभा इन द लेट 19th सेंचुरी। बिल्कुल नहीं एवरीबॉडी, वैसे भी सिंह सभा कुछ और है, बताता हूं मेरे ध्यान से। पहले देखो, ये 1920 में आया, ठीक है। कब फाउंड हुआ, SGPC मतलब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1920 में। पहला गलत हो गया, पहला गलत, तो चलो ऑप्शन ए गया। दूसरा, इट वाज फॉर्म्ड इन 1920, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया, तो दूसरा तो होगा, तीनों ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इट वाज फाउंडेड टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ द सिख श्रील फ्रॉम द गवर्नमेंट मैनिपुलेटेड लॉयलिस्ट कमिटीज, एकदम ठीक है। इट फॉर्म द अकाली दल टू कोऑर्डिनेट ग्रुप्स, जिसको जत्थाज बोलते थे,
टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ दी स्क्रीन्स एकदम सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, देख सकते हैं पहला गलत है, क्यों बता ही दिया। दूसरा करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। ठीक है क्या? ओके, तीसरा देखो ध्यान से कि द SGPC was founded to reclaim control of 6 screens from the government manipulative loyalist committee। जो लॉयलिस्ट कमेटी थी were appointed by the government to control the screens, but they were they were often corrupt or did not have the best interest of the Sikh community at heart. The SGPC was formed to replace these loyalist committees with a body that would be accountable to the Sikh community. Obvious accountability तो होना चाहिए ना। बिना अकाउंटेबिलिटी के आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि सामने वाला करप्शन नहीं करेगा या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, राइट? तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। चौथा भी करेक्ट है, मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल बेस ऑफ आर्य समाज इन ब्रिटिश इंडिया इज करेक्ट? ठीक है, आर्य समाज के बारे में बोल रहा है, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, इट वाज लोकेटेड मेनली इन पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, इट मेनली कंप्राइजेस द ट्रेडिंग कास्ट, एकदम, ये पहले भी स्टेटमेंट हमने देखा है। तीसरा, इट वाज मच मोर लिमिटेड देन दैट ऑफ ब्रह्मो समाज, बिल्कुल गलत है, ये भी हमने स्टेटमेंट देखा है एवरीबॉडी कि इट वाज मोर फेमस देन ब्रह्मो समाज। ओके, ये 1947 तक इसके 4 मतलब करीब 10 लाख हो गए थे फॉलोअर्स आर्य समाज के, लेकिन ब्रह्मो समाज के लेस देन 1 लाख थे। होपफुली मैं 4 लाख या 1 लाख ऐसे समथिंग करके था, मतलब ऐसे समझो ज्यादा थे। ठीक है, तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, ऑप्शन हो गया ए। ये देखो ध्यान से कि पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है ना, आर्य समाज जो है स्टार्टिंग में लोकेटेड था। दी आर्य समाज वाज अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट दैट वाज फाउंडेड कब? 1875 में बाय दयानंद सरस्वती जी, कई बार देख चुके हैं। और समाज वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेदास की दे आर इनफेलेबल, है ना। और रिफॉर्म हिंदुइज्म बाय रिमूविंग प्रैक्टिसेस दैट वेयर कंसिडर्ड टू बी सुपरस्टिशियस या फिर हार्मफुल। दूसरा करेक्ट है कि ट्रेडिंग कास्ट जो है सबसे ज्यादा थी उसमें। ये समाज एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म अपील्स टू दिस ग्रुप। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मो समाज वाज अ मोर इलाइट मूवमेंट देन द आर्य समाज एंड इट हैज अ स्मॉलर फॉलोइंग। हाउएवर द ब्रह्मो समाज वाज मोर इन्फ्लुएंशियल इन द इंटेलेक्चुअल सर्कल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट इसके बारे में। ज्योतिराव फुले जी के सत्यशोधक समाज मूवमेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, है ना, करेक्ट बताना है हमें। पहला, सत्यशोधक समाज वाज सेट अप इन 1873, जो कि बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। और कहां पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। दूसरा, पहला सही, तो पहला सही है तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पहला है ही नहीं। फुले अर्ग दैट ब्राह्मण वेयर द प्रोजनी ऑफ द एलियन आर्यन, ये भी बिल्कुल ठीक है। फुलेस फोकस ऑन द कुणबी पीजेंट्री इन 1880s और 1890s लेड टू अ प्रिविलेजिंग ऑफ मराठा आइडेंटिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुणबी पीजेंट्री अभी हमने बात किया था, फुले जी का फोकस है ना। अब पिछले किसी क्वेश्चन में तीसरा सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। पहला बता ही दिया, दूसरा भी पता है आपको, तीसरा पे फोकस करते हैं कि इन द लेटर ईयर ऑफ हिज एक्टिविज्म ज्योतिराव फूले, यहाँ पे अगर मैं कंफ्यूज हो गया हूँगा ज्योतिबा बाई फूले से तो आप ध्यान रखना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ऊपर कहीं एक जगह मैं ज्योतिबा बाई फूले बोल दिया होगा, तो इसलिए थ्रू आउट द लेक्चर आप अवेयर रहो थोड़ा सा, क्योंकि फ्लो में कभी कभार ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उसको आप ध्यान रखना। शिफ्टेड हिज फोकस टुवर्ड द कुणबी पीजेंट्री, अ फार्मिंग कम्युनिटी, कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। Phule believed that the Kunbi community, traditionally considered part of the lower caste, had a strong historical or cultural connection to the Marathas empire and should be recognized and uplifted. Next है, which of the following statement about Maulvi Abdullah Shah, जिन्होंने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट पार्ट कब इन रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर करेक्ट? ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, ही वाज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह या फिर मौलवी विथ अ ड्रम, बिल्कुल ठीक है। He fought in the famous battle of Chinhut, मालूम नहीं, रुक जाओ भी। He was killed by British troops under the command of Henry Lawrence, तो ब्रिटिश ट्रूप्स ने उनको नहीं मारा था, उनके किसी अपने साथी नहीं मारा था जब वो मिलने गए थे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो तीसरा तो गलत हो गया, तीसरा गलत, तीसरा गलत, पहला सही और दूसरे का तब पता नहीं है, या तो ऑप्शन ए होगा, डी होगा, देख ही लेते हैं। पहला सही दूसरा भी सही, तो ऑप्शन ए हो गया कि पहला और दूसरा दोनों सही है ना। तो ध्यान से समझो, अब्दुल्ला शाह या फिर उनको डंका शाह या फिर नक्कर शाह, इन तीनों नाम से जानते थे, बिकॉज ही यूज टू कैरी अ ड्रम, जिसको डंका या फिर नक्कर बोलते हैं, विथ हिम एंड बीट इट टू गेदर पीपल फॉर हिज स्पीचेस और रैली, है ना।
मतलब वो एक ड्रम लेकर जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, और उसको जब बजाते थे तो लोग इकट्ठा हो जाते थे उनको सुनने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अहमदुल्ला शाह फॉट इन दी बैटल ऑफ चिन्हट ऑन 30th जून 1857। ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो अहमदुल्ला शाह वाज नॉट किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स बट बाय अ लोकल जमींदार नेम्ड राजा जगन्नाथ सिंह ऑफ कोवयाम, राजा जगन्नाथ सिंह ऑफ कोवयाम, हु betrayed him and shot him when he came to meet him on June 5th of 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार स्टेटमेंट आपको सही बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन चारों में से। किसके रिगार्डिंग? सन्यासी एंड फकीर फकीर अपराइजिंग के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट। पहला, these uprising refer to a series of skirmishes between the English East India Company and the group of सन्यासी एंड फकीर। बिल्कुल इन्हीं दोनों के बीच में है ना दिक्कत हुई थी। अगला, one reason for the uprising was the ban on free movement of the sannyasis along the pilgrimage route। बिल्कुल ठीक है। तीसरा बोल रहा है, इन द कोर्स ऑफ द अपराइजिंग इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग इशू अ प्रोक्लेमेशन बेनिशिंग ऑल सन्यासीज फ्रॉम बंगाल और बिहार। ये भी ठीक है, फैक्चुअली डेरिवेटिव 1 2 3 तीनों के तीनों ठीक है। चौथा बोल रहा, आर कंटेम्परेरियस विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब एक बात बताओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा 1920s में और ये सन्यासी और फकीर मूवमेंट चल रहा 70s में, समझ रहे हो क्या? अब बताओ ये दोनों के दोनों कॉन्टेम्परेरी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अब सन्यासी जन फकीर अपराइजिंग के बारे में जान लेते हैं। क्या थे? वर अ सीरीज ऑफ रिबेलियंस दैट टुक प्लेस इन बंगाल और बिहार बिटवीन 1767 से 1800, इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ हिंदूज एस्थेटिक्स जिनको सन्यासीज बोलते थे और मुस्लिम मेंडिकेंट्स जिनको फकीर्स बोला जाता था, वो अपोज द ब्रिटिश रूल एंड उनका एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा करेक्ट है कि बैन इम्पोज बाय द ब्रिटिश ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ द सन्यासीज, ठीक है। अगला है, तीसरा भी सही है, वॉरेन हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से कब तक लेकर 1772 से 85 तक, who faced several challenges from the sannyasis and fakir rebels during his tenure. In 1773, he issued a proclamation banishing all sannyasis from Bengal और बिहार, declaring them as outlaws and enemies of the state। चौथा गलत है, क्यों? मैंने बता ही दिया आपको, है ना, डेट के साथ, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो स्टेटमेंट। पहला, राजा राममोहन रॉय इन हिज फेमस वर्क गिफ्ट टू मोनोएथिज्म पुट फॉरवर्ड वेटी आर्गुमेंट अगेंस्ट बिलीव इन मेनी गॉड्स एंड फॉर द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड। बिल्कुल सही बात है। उनका कहना था कि मोनोएथिस्ट, एक ही गॉड है, एक ही खुदा है, उसी को फॉलो करो, है ना, बहुत सारे गॉड को पूजने की जरूरत नहीं है। पहला तो एकदम सही है। दूसरा, राजा राममोहन राय इन हिज परसेप्ट ऑफ जीसस ट्राई टू सेपरेट द मोरल और फिलोसॉफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। एकदम ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बोलो एकदम क्लियर, ओके। अब वाइल बोथ स्टेटमेंट डिस्क्राइब बता ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से दो स्टेटमेंट आपको बताना है, ABCD में से कौन सा सही होगा। पहला, द बेथुने स्कूल फाउंडेड इन कलकत्ता कब 1849 में वाज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन दैट अरोज इन 1840s एंड 50s। बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन गिविंग मॉडर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वाज अंडरटेकन बाय विद्यासागर इन 1800। एक बार बताओ, विद्यासागर जी पैदा हुए थे 1820 में, तो 1800 में वो काम कैसे कर सकते हैं? बोलो हाँ ना, तो इसलिए गलत हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो एकदम क्लियर, ठीक है। तो बेथुने स्कूल के बारे में फिर से देख लेते हैं, कई बार देखा है, फिर से देख लेते हैं सच दैट ऑल क्लियरिटी है कि फाउंडेड इन कलकत्ता कब 1849 में बाय जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुने वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश, ठीक है क्या? अब दूसरा मैंने समझा ही दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में देखो, विद्यासागर जी born was 1820 and died in 1891, so he could not have undertaken obvious है। ईश्वरचंद विद्यासागर, IC विद्यासागर जी बोलते हैं इनको। अमॉन्ग विद्यासागर सोशल रिफॉर्म वर्क्स कौन कौन से हैं? विधोबा विवाह या विधोबा विवाह, ठीक है, ऑन विडोज, राइट टू रीमैरी, और बहु विवाह या फिर प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी। ये सारे के सारे काम है किसके? IC विद्यासागर जी के। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज टायरलेस एफर्ट द then गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द विडो रीमैरिज एक्ट का 1856 में। ध्यान रहेगा आपको, इसके एफर्ट्स की वजह से पास किया गया IC विद्यासागर जी को। अब विद्यासागर बिगन वर्किंग इन असिस्टेंट सेक्रेटरी एट द संस्कृत कॉलेज इन 1846। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, होपफुली आपको ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर, फिर से दो स्टेटमेंट। पहला,
The annexation of Awadh by Lord Dalhousie in 1856 adversely affected the financial condition of the Sepoy. बिल्कुल, the Sepoy had to pay higher taxes on the land where their family members stayed in the Awadh. तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है एवरीवन, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो गया, और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा क्या, ऑब्वियस है नहीं, है ना, तो इसलिए क्या हुआ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, annexation of the Awadh by Lord Dalhousie in 1856 did have adverse effect on the financial condition of the Sepoy. After the annexation, the British implemented new land revenue policy in Awadh, which included higher taxation. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Who among the following was not associated with the activities of the Theosophical Society? कौन कनेक्टेड नहीं थे? तो मैडम एसपी ब्लास्की, बिल्कुल, ये तो फाउंडर ही है ना। अगला मिस्टर एओ ह्यूमन, नहीं है बड़ी, ये एसोसिएटेड नहीं थे। याद कीजिए जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो इससे उससे एसोसिएटेड थे, तो इसलिए बी हो जाएगा, जो कि एसोसिएटेड नहीं थे। बाकी देखो, कर्नल एस ऑलकॉट और मिसेस एनी बेसेंट, ये सबके सब कनेक्टेड थे। बोलो क्लियर है क्या? ओके, तो इस पूरे लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, तो दुष्यंत कुमार जी की आज लाइन है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अच्छा, ये बहुत ही बेहतर पोयम है, अगर आप 1 मिनट दो मैं आपको सुनाई देता हूँ पूरी पूरी पोयम, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो आप अगले लेक्चर में बढ़ जाओ, ठीक है। ये उन्हीं के लिए है जो सुनना चाहते हैं। तो अगर आपको सुनना है पूरी पोयम तो जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। अभी मैं सुना देता हूँ आपको। हो गई है पीर, हो आई नहीं गई, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ठीक है। आगे आपके सामने देखो ध्यान से। हाँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।